हेलो मेरे झारखंड बोर्ड के डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को आप नहीं पहचान पाए हैं तो जल्दी से आप जान जाइए कि ये जो यूट्यूब चैनल है आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने का कोशिश करता है और कईयों को तो बना के छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग अभी 9th क्लास में हैं और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम खत्म हो गया है और 11 तारीख से आप लोगों का 11 और 12 का आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के हम पूरे ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करवा रहे हैं जिससे आप जीरो से हीरो बन सके। ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस का यानी कि विज्ञान का टॉप मोस्ट 40 MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को 11 तारीख को अपने क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं अगर, तो आपको 11 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो देरी तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम तो मेरे पास भी नहीं है और टाइम तो वैसे आपके पास भी नहीं है। भले आपके पास होगा लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि हमको सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाना है। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए बोला है ये एक वृत्त है और यहाँ मान के चलिए इसका आर त्रिज्या है, यहाँ से लेकर इसका त्रिज्या दिया हुआ आर, ठीक है ना। और इसमें यह कोई वस्तु है घूम रही है, ठीक है। तो घूमते घूमते वो क्या बोल रहे हैं, आधे वृत्त के बाद यानी कि यहाँ से वो चलने का शुरू की और फिर यहाँ पर इसका पहुंच गई, ठीक है ना। तो उसके बाद उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन होगा बिंदु ए से लेकर के बी तक, मतलब यहाँ ये वाला, ठीक है ना। वृत्त का व्यास बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो आर का 2 गुना यानी कि 2r होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2r, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों से क्वेश्चन दिया, हम हिंदी से आप लोगों को समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग में प्रति सेकंड जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, त्वरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या बोल रहा है, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी किसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बिल्कुल सही जवाब त्वरण का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को आंसर ही याद करना है। क्वेश्चन क्या है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। देखिए ये है एक ग्राफ, इधर होता है आप लोग का दूरी, ठीक है, और इधर होता है आप लोग का समय। तो मान के चलिए दूरी समय ग्राफ में इधर से गया और फिर ढलान हो गया, तो किसका मान बताता है, तो ये आप लोगों को बताता है वेग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5वां नंबर में। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उससे हम लोगों को जड़त्व का परिभाषा मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 6 नंबर का, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। मान के चलिए कोई एक पिंड है, कोई वस्तु है, इसका जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो इसका द्रव्यमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। वस्तु जितना भारी होगा उतना जड़त्व उसका ज़्यादा होगा, जितना कम भारी उतना जड़त्व कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। देखिए न्यूटन का गति का कौन सा ऐसा नियम है जो बल का परिभाषा को देता है, प्रदर्शित करता है या तो फिर समझाता है, ठीक है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर आप लोगों का। चलिए चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन में। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा, ये लीजिए छोटा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा। क्वेश्चन पूछ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। देखिए संवेग निकालना है, यानी कि P बराबर m/v होता है। P मतलब संवेग, ठीक है ना, और m मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर 0.5, ठीक है ना, और v मतलब वेग तो दिया है ये 10, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बैठेगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया। क्या हो गया 5, तो 5 देखिए किस में है, 5 किसी में है, ऑप्शन नंबर बी में है 8 का, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इतना हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर बोल रहा है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि जब कोई बस चलना अचानक चल पड़ती है तो उसमें जितना भी आदमी खड़ा रहता है वो सब सारा आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये जड़ता और जड़त्व के कारण होता है। तो यहाँ पर न्यूटन गति का नियम पूछ रहा है, कौन सा नियम के कारण ऐसा होता है। तो ये होता है आप लोगों का न्यूटन गति का प्रथम नियम से, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कार्य की एसआई इकाई क्या है, ठीक है, यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये होता है आप लोगों का जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्या पूछा है,
चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना दिया है, द्रव्यमान 40 किलोग्राम, ठीक है। तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिंट होने वाला है और इसका होता है 400 केजी ऑप्शन, सही है ना। मतलब कि समझे ना, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 400 केजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड यहाँ पर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और यह एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है, ठीक है ना। देखिए, वह घटना यहाँ पर जो देना था, जहाँ नहीं जो देना था, ठीक है ना। जब ध्वनि परावर्तित होने के बाद फिर से सुनाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं आप लोगों का क्या, तो गूंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। जिसको हम लोग इको भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखिए, गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल, और गैस कौन वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए 14 नंबर हो गया। अब चलिए चलते हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब कौन ऐसा तापमान है जिसमें पानी जो है ठोस में भी रहेगा और तरल में भी रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। सॉरी, 100 डिग्री सेल्सियस में तो वाष्प बन जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ठीक है। ये एक सेकंड, ये लीजिए 16 नंबर आ गया। क्या पूछा है, 100 ग्राम जल में 200 ग्राम चीनी मिलाया गया, उसे विलयन की सांद्रता का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम आप लोग को बताए होंगे, ठीक है। उस वाले फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, तुरंत आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर होगा 16.2/3%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो घनत्व का एसआई मात्रक आप लोगों का होता है क्या, तो हमेशा सभी को याद रखिएगा, केजी इन सॉरी केजी पर घन मीटर, ठीक है, केजी पर घन मीटर, यानी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 18 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा कर दिए, लीजिए। क्वेश्चन है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है, यानी कि निलंबन का गुणधर्म कैसा होता है, ठीक है। तो निलंबन का गुणधर्म, यह समांगी मिश्रण है, बिल्कुल गलत। यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, बिल्कुल गलत। यह एक विसमांगी मिश्रण है, यही ऑप्शन आप लोगों का सही है, यह एक विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। चलिए 18 हो गया। अब चलिए हम लोग 19 नंबर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया 19 में, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, ठीक है। देखिए कपूर आप लोग का है और इसके साथ नमक मिक्स हो गया है, तो हम लोग जानते हैं कपूर को अगर खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे तो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 नंबर में, ठीक है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो ये होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस में है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का डी सही होगा, ठीक है। चलिए प्रोटो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ठीक है। क्या पूछा है, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, NH3 का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो N का आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितना नंबर में आता है आप लोग जानते हैं, 7 नंबर में। इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, और H यानी कि हाइड्रोजन कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14, तो 14 लिख दिए, प्लस इसमें जोड़ देंगे, ये हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 ठो है, तो 3 गुना हो जाएगा आप लोग का 1, तो 14 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। सॉरी 14 15 16 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जोड़ के रूप में है, तो 17 यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको छोटा कर दिए, लीजिए। बोल रहा है, स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम क्या है, ठीक है। मतलब स्थिर अनुपात का नियम या तो फिर निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, चाहे किसी पदार्थ को आप कहीं से भी लें, उसमें जो मतलब कि किसी यौगिक को आप कहीं से भी उठाएं, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें हर एक तत्व का जो अनुपात रहेगा वो समान रहेगा, ठीक है। तो ये वाला किस चीज़ में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 नंबर, ठीक है। देखिए 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है।
कौन ऐसा है जो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो ए में है 20 मोल जल, बी में है 1 मोल जल, सी में है 200 मोल जल और डी में है 6.022 गुने 10 घात 23 मोल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 2 मोल जल। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 24 नंबर। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, यानी कि जीरो, कोई आवेश इस पर होता नहीं है। अगला चलिए 25 नंबर, अल्फा कण क्या है? ठीक है, अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण एक धनात्मक कण है, ठीक है ना, धनात्मक प्रोटॉन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, धनात्मक प्रोटॉन भी इसको नहीं बोल सकते, धनात्मक हीलियम परमाणु बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 26 नंबर। ठीक है, 26 का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तत्व किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। देखिए, कोई एक समस्थानिक है, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कार्बन का ही समस्थानिक या हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, तो उसमें जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें अंतर पाया जाता है। तो वो किसके संख्या के अंतर के कारण होता है? ठीक है, तो वो होता है आप लोग का न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है आप लोग का सेल्यूलोज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से, एक सेकंड रुकिए, इतना सा इधर खिसका दीजिए इसको। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? ठीक है, कहा देना चाहिए था यहाँ, किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो ये होता है आप लोगों का प्लेस्टिड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, कितना नंबर? 29 नंबर। ठीक है, ये लीजिए, आप लोगों को थोड़ा छोटा करके दिखा दिए यहाँ पे, इतना छोटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है कि 16 क्रोमोसोम है, यानी कि 16 ठो है। ठीक है ना, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप जो भी उत्पाद बनेगा उसमें कितना क्रोमोसोम होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा आधा हो जाएगा, इसमें भी 8 चला जाएगा, इसमें भी 8, तो 8 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 30 नंबर। दिया गया चित्र किस उत्तक का है? ठीक है, तो दिया गया जो चित्र आप देख सकते हैं वो है आप लोगों का पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की फ्लोएम का। तो ये है आप लोगों का पेरेन्काइमा का, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना नंबर? 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? तो ये होता है आप लोगों का पेरेन्काइमा उत्तक का, यानी कि 31 का, सॉरी पेरेन्काइमा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पेरेन्काइमा का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर हम अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कांड्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जिसको लिगामेंट भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 33 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 33 में क्या है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है उसके यहाँ का क्या चीज़? तो उनकी कोशिका का संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 नंबर का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, तो नील हरित शैवाल जो है वो आप लोग क्या आते हैं? प्लांटी में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर। ठीक है ना, चलिए 35 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आप लोगों का अर्थोपोडा। ठीक है ना, एनिलिडा भी नहीं, मोलस्का भी नहीं और इकाइडोडर्मेटा भी नहीं, अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? ठीक है, यानी कि वायरस से कौन सा बीमारी होता है? ए में दिया है टाइफाइड, बी में हैजा, सी में मलेरिया और डी में कोरोना। तो टाइफाइड वायरस से कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना जो है आप लोग वायरस सुने होंगे, कोरोना वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण है कौन सा? यहाँ में से संक्रामक रोग, यानी कि एक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा, तो ये है आप लोग का क्षय रोग, यानी कि टीबी। ठीक है, जो श्वास के आदान प्रदान से फैलता है, यानी कि वो छींकने से उससे जीवाणु बाहर निकल जाते हैं जिससे वो फैल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 38 नंबर। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस कैसा गैस है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है वो है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 38 का सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग
ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है 39 नंबर का क्वेश्चन में, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है? ठीक है, यहाँ जो पोषक पदार्थ दिया हुआ है यहाँ में से कौन वाला वृहद पोषक पदार्थ है? ठीक है, तो वृहद पोषक पदार्थ कौन सा है? नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जा रहा है उसका जो विषैला अणु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ओजोन। इस तरह से हम आप लोगों को देखिए 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराए हैं ऑब्जेक्टिव का, और भी क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे जब तक कि आप लोगों का एग्जाम 1 घंटा ना बच जाए। उस समय तक आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिलते रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। और किसी तरह से अगर पेपर लीक हो गया तो आप लोग का परीक्षा भी कैंसिल हो जाएगा, क्लास 10th वालों के जैसा। भगवान करे पेपर कैंसिल ना हो, अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम दें, क्योंकि वैसे भी एक बार आप लोग का डेट आगे बढ़ चुका है और आगे डेट न बढ़े। तो जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।